नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पीजीटी 2024 के जो कैंडिडेट्स हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पंचकुला के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, मैं उनका भंडाफोड़ करने वाला हूं। इस मैटर को समझने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए, उनके बारे में पता कर लेते हैं। चाहे वो भर्ती यूपीएससी करे, DSSS करे, पूरे भारत के अंदर सभी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स के अंदर एक बात कॉमन होती है कि सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सभी सर्टिफिकेट की जो डेट होनी चाहिए वो कट ऑफ डेट से पहले की होनी चाहिए। कट ऑफ डेट बोले तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख। इसमें जो बीसी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है वो भी जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जॉब निकली है उस फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए और कट ऑफ डेट से पहले के होने चाहिए। आप मेरे से पूछोगे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं साक्षी अर्रा वर्सेज राजस्थान हाईकोर्ट का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया था। ये सिविल जज कैडर की रिक्रूटमेंट थी। इसके अंदर 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को फाइनल कर दिया कि जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा, चाहे बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ कट ऑफ डेट से पहले को होना जरूरी है। और इस केस में तो एक सरप्राइजिंग बात और सामने आती है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर किसी भी तरह की कट ऑफ डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट इस बारे में बोलता है कि यदि एडवर्टाइजमेंट के अंदर किसी तरह की भी कट ऑफ डेट मेंशन नहीं है तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को ही बाय डिफॉल्ट कट ऑफ डेट मान लिया जाएगा। पीजीटी 2024 की वैकेंसी से पहले ही 2024 में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की भी भर्तियां निकली थी, जिसके अंदर भी कैंडिडेट्स ने पुराने सर्टिफिकेट्स लगाए थे, जिसके अंदर भी इस बात को लेकर सवाल उठा था कि क्या कैंडिडेट्स के पुराने सर्टिफिकेट्स को लागू किया जा सकता है। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट तक साक्षी अर्रा के केस के बेस पर ही एचपीएससी इस केस को जीत गई और ये बात फिर से फाइनल हो गई कि जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होगा बाकी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और कट ऑफ डेट यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख से पहले का होना जरूरी है। पीजीटी 2024 का मामला लेकिन इससे थोड़ा सा अलग निकल कर आता है। उसके अंदर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा कराने की डेट थी वो थी 23 जुलाई जब फॉर्म भरने स्टार्ट हुए थे और 14 अगस्त यानी 23 जुलाई 2024 से लेकर 14 अगस्त 2024 तक के बीच के ही कैटेगरी सर्टिफिकेट अलाउ किए गए थे। आप बोलोगे ये कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि सर्टिफिकेट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। तो इसके अंदर ये हुआ 16 जुलाई 2024 को हरियाणा गवर्नमेंट ने नॉन क्रीमी लेयर की जो इनकम थी वो 6 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपए कर दी थी। तो इस अमेंडमेंट के कारण एचपीएससी को मजबूरन नई अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट लेने पड़े। तो एचपीएससी के जो फॉर्म भरने की डेट थी 23 जुलाई से लेकर 14 अगस्त, उसमें एचपीएससी ने मेंशन किया कि इसी नई अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही आपके सर्टिफिकेट होने जरूरी है। इसमें एचपीएससी की कोई गलती नहीं है क्योंकि नियम यह कहता है यदि नॉन क्रीमी लेयर की इनकम चेंज हो जाती है तो नए रूल के अकॉर्डिंग ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस बीच पीजीटी की वैकेंसी के फॉर्म भरने वाले बहुत सारे बच्चों ने एडवर्टाइजमेंट के रूल्स को ढंग से नहीं पढ़ा, जबकि पीजीटी की जॉब हरियाणा में ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की जॉब कहलाती है और किसी ने 1 साल पुराना, किसी ने 2 साल पुराना, इवन 5 और 10 साल पुराने सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिए। एएमओ के केस के साथ साथ पीजीटी का केस भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जा चुका था, पर एएमओ का फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद इन कैंडिडेट्स को पता चल गया कि इनकी दाल अब कोर्ट में नहीं गलने वाली है। तो इसी बीच इन्होंने पंचकुला जाकर धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और हंगामा मचाना स्टार्ट कर दिया। इस बीच इन्होंने सरकार के बहुत सारे मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात की। तो सरकार ने यह सोचा कि इन कैंडिडेट्स का भला कैसा किया जाए। तो सरकार ने अपने लॉ डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट से ओपिनियन ली। उन्होंने ये पाया कि कम से कम जिन कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से लेकर 22 जुलाई 2024 तक के हैं यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के हैं और अमेंडमेंट के अंदर तो इनकम 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई थी ताकि और ज़्यादा बीसी कैंडिडेट इंक्लूड हो सके, तो इन बच्चों को किसी तरीके से राहत दे दी जाए। और उन्होंने कैबिनेट में एक डिसीजन पास किया जिससे इनके सर्टिफिकेट को एचपीएससी की रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड बना दिया गया। जैसे ही सरकार ने ये कैबिनेट में डिसीजन पास किया तो बाकी कैंडिडेट्स जिनके सर्टिफिकेट सालों साल पुराने थे उन्होंने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और तेज कर दिया, हंगामा मचाना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, गांव-गांव जाकर सरकार की बदनामी करनी स्टार्ट कर दी।
अलग अलग संस्थाओं के जरिए सरकार को बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। और अब ये सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि सरकार इनके पुराने सर्टिफिकेट को भी अलाउ कर दे, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक का रूल कहता है कि कट ऑफ डेट के पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। बावजूद इसके ये सरकार से अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं, वो काम करवाना चाहते हैं जो कानून संगत नहीं है। अब भैया ये बताओ, सरकार इनके लिए मुसीबत मोल क्यों ले? अधिकारी अपनी नौकरी को इनके लिए खतरे में क्यों डाले? सरकार कोर्ट से इनके लिए फटकार क्यों खाए? पूरे भारत में कानून अलग और ये चाहते हैं हरियाणा के लिए कानून हो अलग। ये कहते हैं कि सरकार हमसे संवाद नहीं कर रही। अरे आप सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारियों से 50 बार संवाद कर चुके हो, लेकिन आप अपनी उल्टी जिद के लिए अड़े हुए हो। अब सरकार और अधिकारियों के हाथ भी कानून से बंधे हुए हैं, वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अब इनको लड़ाई लड़नी चाहिए कोर्ट में, लेकिन कहते हैं कोर्ट भी सरकार की होती है, सरकार जैसा चाहती है वैसे कोर्ट से डिसीजन आता है। जब तुम्हें कोर्ट पर यकीन ही नहीं है, तो यदि सरकार से तो जबरदस्ती तुमने यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को वैलिड करा भी लिया, तो सरकार कोर्ट में तुम्हें फिर से केस करवा देगी, क्योंकि सरकार तो चाहती ही नहीं तुम्हें नौकरी देना, ऐसा तुम्हारा कहना है। अब इन्होंने जो पंचकुला के अंदर आमरण अनशन स्टार्ट किया है, मतलब कि या तो हमारी मांगों को मानो या तो हम भूखे मर के जान दे देंगे। उसके अंदर मुख्यमंत्री को जिंदा रहते रहते मरवा दिया, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी से आशा रख रहे हैं कि वो हमारे सर्टिफिकेट को वैलिड करा दे, और ये कह रहे हैं कि ओबीसी की सीट को सरकार भरना नहीं चाहते। अरे मैं ऐसे सैकड़ों बच्चों को जानता हूं जो कि अभी एचपीएससी के अंदर नेक्स्ट रैंक होल्डर्स है, और यदि आपने सीटें होल्ड नहीं कराई होती तो वो 1.5 साल से नौकरियां कर रहे होते। तो ये सीटें खाली नहीं जाने वाली, ये सीटें ओबीसी के कैंडिडेट से भरने वाली है, बीसी के कैंडिडेट से भरने वाली है, लेकिन तुम इन्हें भरने नहीं दे रहे। समाज को भी गुमराह करने की अरे हद होती है, पर तुम हदें पार करते जा रहे हो। अभी रिसेंट के अंदर 26 मई 2026 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का डिसीजन आया है, जिसमें एचपीएससी ने एक वैकेंसी निकाली थी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा। उसके अंदर भी जिन कैंडिडेट्स ने वैलिड बीसी सर्टिफिकेट्स यानी कट ऑफ डेट से पहले का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, और कोर्ट ने भी उस बात को बिल्कुल सही माना है। इतने रिसेंट डिसीजंस, साफ साफ डिसीजंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आने के बावजूद भी ये सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं कि तुम वो काम कर दो जो कानून संगत नहीं है, और नहीं तो हम तुम्हें बदनाम करके छोड़ेंगे। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। अब आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की भर्ती के बारे में। यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की इंग्लिश की भर्तियों के अंदर 150 बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ पेपर को क्लियर किया, और वो बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो पेपर को क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कोर्ट में जाके पूरी भर्ती को क्वैश करा दिया, रद्द करा दिया। वो जो बच्चे जो इतने पढ़े लिखे, इतने मेहनती है कि भैया पेपर मुश्किल आने के बावजूद उन्होंने पेपर क्लियर करके दिखाया, अब वो रो रहे हैं, परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मैंने यूजीसी नेट बाई स्टडी आईक्यू चैनल पर कुछ बच्चों को देखा जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर क्लियर किया हुआ था। उनके बात करने के तरीके से पता चल रहा था वो बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, पर नहीं, इनको तो जो बच्चे सिलेक्ट हो गए वो बीजेपी से जुड़े हुए नजर आते हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए नजर आते हैं, वो पर्ची खर्चे वाले नजर आते हैं, पर अपने आप को ये पाक साफ समझते हैं, अपने आप में इनमें कोई कमी नजर नहीं आती। इनको ये नहीं लगता कि हमें मेहनत ज्यादा करनी चाहिए थी, यदि अगली बार मेहनत करेंगे तो हमारा पेपर क्लियर हो जाता, पर नहीं, अपने चक्कर में पूरी भर्ती को रद्द करवा दिया। और जो आमरण अनशन कर रहे हैं ना, वो पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं, और ये एचपीएससी के कैंडिडेट्स, पीजीटी के जो कैंडिडेट्स आमरण अनशन कर रहे हैं उन पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही। मेरी पीजीटी के कैंडिडेट्स के साथ बहुत ज्यादा संवेदनाएं हैं, मेरे को लग रहा है, पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कैंडिडेट्स है धरना कर रहे हैं, ये पीजीटी के बच्चों के साथ जान का खिलवाड़ कर रहे हैं। उनसे आमरण अनशन करवा के, उनसे आमरण अनशन करवा रहे हो और खुद अच्छे से खा पी रहे हो, उनको परेशान करके रखा हुआ है। अरे पीजीटी के बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, उन्हें गुमराह करना बंद करो। तुमने 150 के आसपास बच्चे जिन्होंने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर क्लियर किया था, उनके घरों को बर्बाद करवा दिया। सैकड़ों ऐसे पीजीटी के बच्चे हैं जिनके घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं, और तुम खुद अपने घरों को बर्बाद कर रहे हो। ये नहीं कि भैया अब पढ़ाई कर ले, ये नहीं कि अपनी कमियों को सुधारे और अब आगे के लिए तैयारी कर ले, पर नहीं, लगे हुए हैं कि भैया जो चीज कानून संगत नहीं है उसको भी करवा के मानेंगे। पूरे भारत में कानून अलग चले, पर इनके लिए हरियाणा में कानून अलग चले। ये उस भर्ती से 35% क्राइटेरिया हटाने की बात कर रहे हैं जो इन्होंने क्वेश्चन करा दी।
बताओ, जिस भर्ती को रद्द ही करवा चुके हैं, सरकार उससे 35% का क्राइटेरिया कैसे हटाए? ये कह रहे हैं सरकार से कि उस भर्ती को पूरा करो। अरे जो भर्ती क्रैश हो चुकी है उसको सरकार पूरा कैसे करे? इतना भी दिमाग नहीं लगाते क्या तुम? मतलब कानून का तो बिल्कुल मजाक बना दिया है। जो सैकड़ों दूसरे बच्चों को जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, जिनकी नौकरी 1.5 साल पहले लग जानी चाहिए थी, उनकी नौकरी को रोके हुए हैं। बताओ, क्या उनकी बददुआ तुम्हें नहीं लगेगी? क्या उनकी बददुआ लगेगी तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? तुम्हें समझना चाहिए, दूसरे का हक छीन कर आगे नहीं बढ़ा जाता। मैं पीजीटी के कैंडिडेट्स को खासतौर पर कहना चाहता हूं, यदि तुमसे एडवर्टाइजमेंट के रूल्स पढ़ने में गलती हुई है तो गलती को स्वीकार करो, पर तुम गलती को स्वीकार करने की बजाय अपनी गलती को छिपाकर सरकार को कोसने में लगे हुए हो और अपने एक झूठ को बचाने के लिए 1000 झूठ बोले जा रहे हो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और लीडर्स के आदमी इनके धरना प्रदर्शन पर आते हैं और इनको थोड़ा सा पंप कर देते हैं, इनको चढ़ा देते हैं और चढ़ा देते ही ये सोचते हैं हम तो सही है। अभी मैंने इनके धरना प्रदर्शन पर देखा, एक वकील साहब आए, वो कह रहे हैं कि मैं वकील हूं, मेरी वकीलों की पूरी टीम है, मेरा बेटा वकील है, मेरी बेटी वकील है और मैंने आपके केस को स्टडी कर लिया है, आपका केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप तो जीतने वाले हैं, हम तो आपको पूरी हेल्प करेंगे। ये पीजीटी वाले कैंडिडेट्स भी खुश हो गए। इनको खुद पता है पीजीटी वालों को कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में क्या कहता है, फिर भी उनकी झूठी बातों पर गदगद हुए जा रहे हैं, खुश हुए जा रहे हैं। वो इनको चढ़ाते हैं, चढ़े जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि जो ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स आ रहे हैं वो तो अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अरे आप दूसरों की कठपुतलियां बनना बंद करो और रियलिटी को पहचानो, रूल्स को पहचानो। क्या कहते हैं, गलती हुई तो स्वीकार करो। मेरी सभी आमरण अनशन करने वाले कैंडिडेट्स के साथ बहुत संवेदनाएं हैं। मैं खासतौर पर पल्लवी मैडम आपको बोलना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन तो जनरल में हो जाएगा। एएमओ केस में भी डबल बेंच ने जो कैंडिडेट्स जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे उनको जनरल में सेलेक्ट करने का ऑर्डर पास कर दिया है। तो आप कोशिश करिए, कोर्ट में लड़ाई लड़िए ताकि आपका जनरल में सिलेक्शन हो जाए। यदि आप इनके साथ बने रहेंगे तो आप अपने शरीर को परेशान कर रहे हो, अपने आप को परेशान कर रहे हो, अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, सरकार से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सरकार कानून के खिलाफ नहीं जाएगी। आपको जो मिलेगी तो कोर्ट से। तो आप मेरी बात को समझो। पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के धरने और आमरण अनशन पर बैठने वाले कैंडिडेट्स ये अलग अलग समाज के, जैसे जांगड़ा समाज, कश्यप समाज और दूसरे संगठनों का आह्वान करते हैं, उनकी पुकार करते हैं और वो संगठन भी मुंह उठा के इनकी मदद करने के लिए चल पड़ते हैं। अरे उन संगठनों को भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम हमारी बात भी तो सुनो। हम भी तो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं, तो क्या तुम हमारा साथ नहीं दोगे? या बिना कानून को जाने, बिना तर्क संगत बात को जाने, बिना रूल्स को जाने सीधा मुंह उठा के समर्थन करना स्टार्ट कर दोगे? अरे तुमने संस्थाएं खोल लिया तो पढ़ाई लिखाई भी तो करी होगी, तुम्हारी संस्था में पढ़े लिखे लोग भी तो होंगे, उनको भी तो बोलो कि इसमें पढ़ो, एक बार इसका एनालिसिस करो, यह मामला क्या कहता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, इसमें रूल्स क्या कहते हैं, इसमें पुराने मामले क्या कहते हैं, तभी तो साथ दो। या आंख बंद करके उठा के मुंह चल पड़ोगे, दो समर्थन, दो समर्थन, दो समर्थन, बस यही करते रहोगे, कोई कानून संगत बात तुम नहीं करोगे। ये बोल देते हैं हम ओबीसी समाज के बच्चे हैं, हमारे साथ क्या नाम अन्याय हो रहा है, और तुम चल पड़ते हो हाँ भाई ओबीसी समाज के बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अरे हम ओबीसी समाज के बच्चे नहीं है जिनके साथ इतना अन्याय हो रहा है, जरा सोचो इस बारे में और उसके बाद सही का साथ दो, गलत का साथ नहीं। बस हाईलाइट होने के लिए चलो साथ दो, हाईलाइट होने के लिए चलो साथ दो, यही बात अपना रखी है। समझ से परे है मेरे तो कि भाई इनको पढ़ना लिखना आता भी है कि नहीं आता है, नहीं आता तो बता दो, हम आपके पास सारी डिटेल्स भेज देंगे। हद बचा रखिए बिल्कुल कि कोई कुछ भी बोल दे उसी बात को जस्ट मान लो, समझने की कोशिश मत करो, अपनी तरफ से कागज मत देखो, डॉक्यूमेंट मत देखो, कुछ भी एनालिसिस मत करो। बस एक बार आह्वान कर दिया, हाँ बस हो गया, ओबीसी समाज के साथ तो अत्याचार, चलो उनका साथ देने के लिए। और हम जो यहाँ पे पिस रहे हैं, सारे कागज पूरे होते हुए, सारे डॉक्यूमेंट पूरे होते हुए, रूल्स हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हमारे साथ है, फिर भी ओबीसी समाज की जो संस्थाएं हैं वो हमारा साथ नहीं दे रही। मैं उनको भी सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, सोचो जरा इस बारे में। मेरी सभी वीडियो देखने वालों को हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर हरियाणा वासी को इन धरना प्रदर्शन करने वालों की सच्चाई के बारे में पता चल सके कि पहले तो ये रूल को मानते नहीं है, एडवर्टाइजमेंट को ठीक ढंग से पढ़ते नहीं है और बाद में फिर रोना पीटते हैं। ये चाहते हैं पूरे भारत से अलग कानून, अलग संविधान हरियाणा में चले, जो कि संभव नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।